तो हम आपको ये बता रहे थे बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित ऊर्जा, ठीक है। और उससे पहले हम आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा देख लेंगे। हमने पिछले टर्म पर आपको एक तो बताया था संभव पृष्ठ, यानी संभव पृष्ठ किसे कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो वो हमने डिस्कस की थी पिछले टर्म पर। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये है आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, देखियो ध्यान से समझिए। हम यहाँ पर आपको ये बताने जाने हैं कि ये जो ऊर्जा है, ठीक है, विद्युत स्थित ऊर्जा, आवेशों का कोई निकाय है, यानी उसमें बहुत सारे आवेश हैं, तो उस आवेशों के निकाय की वजह से विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमने 11वीं में सीखा है, देखो स्थितिज ऊर्जा, और उसी टॉपिक से हम यहां पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। देखो आज के बाद आप ध्यान रखना, हम किसी भी वस्तु पर कोई कार्य करते हैं तो वो हमारे द्वारा किया गया कार्य बेकार नहीं जाता है, वो किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे हम मान लो किसी वस्तु को जमीन से उठाते हैं, तो देखो पृथ्वी हर वस्तु पर अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, यानी वस्तु पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, और हमें इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उस वस्तु को उठाना है। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हमें उस वस्तु पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। मान लो हमने वस्तु को यहां से उठाया है, ये जमीन तल मान लो आप, ये जमीन तल है, और यहां से वस्तु को हम ऊपर को उठा रहे हैं। तो ऊपर को ले जाने में वस्तु को हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और किस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, ये पृथ्वी इसको नीचे खींच रही है, इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसकी दिशा कहां होगी, नीचे की ओर। मैं आपको बताऊं, देखो ये तो है गुरुत्वाकर्षण बल, और हम इसको कहां ले जा रहे हैं, ऊपर की ओर। तो हमें इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। आ रही समझ में। तो ऐसे जब भी हमें, आप अपने दिमाग में ये अच्छी तरीके से बैठा लो कि कभी भी हमें किसी भी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़े तो उस बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। हमें अच्छी तरह से पता है, हमने देखा है, जैसे हम इस वस्तु को इतना ऊपर उठा लेते हैं तो इसके अंदर क्या होगी, स्थित ऊर्जा संचित हो जाएगी। वो कैसे, देखो इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं हम m, और इस वस्तु के अंदर जो विस्थापन हुआ है उसको मान लेते हैं हम h। तो देखो कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो हमने इस वस्तु पर जो बल लगाया है उस बल के द्वारा उस वस्तु में कितना विस्थापन हुआ, h। तो हमारे द्वारा जो कार्य हो जाएगा W बराबर हो जाएगा बल इंटू विस्थापन h।
अब बल कितना लगता है, देखो गुरुत्वाकर्षण बल है, हम F बराबर देखो ma सूत्र से लिखेंगे। तो यहां पर A की जगह त्वरण कौन सा हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण, यानी हम इसको कह देंगे A की जगह G। तो इस बल की जगह हम लिख सकते हैं यहां पर, ये हो जाएगा देखो mg। तो हमने इस वस्तु को जो ऊपर की ओर उठाया है, तो हमने कितना कार्य किया है इस पर, mgh। ये किया गया कार्य ही इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित। यानी अब इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। यहां से यदि हम इसको छोड़ देंगे तो ये इसी स्थितिज ऊर्जा की वजह से नीचे गिरना स्टार्ट होगी और इसकी स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में। यानी कभी भी ये शब्द आ जाए स्थितिज ऊर्जा, आप तुरंत समझ जाओ जरूर किसी ना किसी बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है तो हमें कौन से बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है तो हमें किस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, हम समझ जाएंगे अपने आप कि हमें कार्य करना पड़ेगा चुंबकीय बल के विरुद्ध। ऐसे यहां पर लिखा हुआ है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी हमें किसी वस्तु पर क्या करना पड़ेगा, कार्य, और वो कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित। अब चूंकि वस्तु पर तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन यहां पर ये विद्युत स्थित ऊर्जा है, तो इसमें जो बल कार्यरत होगा वो बल होगा विद्युत बल। कौन सा बल होगा, विद्युत बल। तो हम कह सकते हैं विद्युत बल तो किस पर लगता है, आवेश पर। यानी विद्युत स्थित ऊर्जा है तो विद्युत बल के द्वारा क्या होगा, कार्य होगा। तो विद्युत बल के विरुद्ध यदि हमें कोई कार्य करना पड़ रहा है तो वो कार्य किस पर किया जाएगा, आवेश पर किया जाएगा। देखो गुरुत्वीय बल तो किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगाता है, जबकि विद्युत बल किसी q आवेश पर बल लगाएगा। तो विद्युत स्थित ऊर्जा है तो वो किस में संचित होगी, किसी आवेशित वस्तु में। तो हमें किस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, वहां गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा था और यहां हमें करना पड़ेगा विद्युत बल के विरुद्ध। मैं आपको डायग्राम से बताऊं, जैसे देखो ये कोई आवेश है और इस आवेश के चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र। मैं लिख सकता हूं यह है विद्युत क्षेत्र। क्लियर। अब विद्युत क्षेत्र की वजह से कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल। तो जब मैं किसी भी आवेश को इस क्षेत्र में लाऊंगा तो वो बल अनुभव करेगा। मान लो ये धनावेश है जिससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा वो बाहर की ओर होगा। और मैं इसी क्षेत्र में एक दूसरा बल ला रहा हूं, दूसरा आवेश ला रहा हूं, वो भी धनावेश है। तो जब मैं इस धनावेशित आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाऊंगा तो मुझे इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। क्योंकि ये धनावेश इस धनावेश पर कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। प्रतिकर्षण विद्युत बल होगा वो। और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध मैं इसको ला रहा हूं, तो इस बल के विरुद्ध मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो हमारे द्वारा इस आवेश पर जो कार्य किया जाता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में इस आवेश में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। चूंकि विद्युत बल के विरुद्ध कार्य हुआ है तो इसको हम कहेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा।
तो हम इसकी आसानी से परिभाषा बना सकते हैं, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वह कार्य उस आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, और यही स्थितिज ऊर्जा इस आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे हमें इस परिभाषा की क्या जरूरत है, हमें तो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो स्थित ऊर्जा निकालने के लिए देखो, स्थित ऊर्जा इजकल टू कार्य ही होता है, और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। आप D ले लो विस्थापन, या H ले लो, तो जो भी कार्य होगा उसके लिए हमें एक बल की आवश्यकता होगी और किसकी आवश्यकता होगी, विस्थापन की। तो इसलिए हमें इसकी विद्युत स्थित ऊर्जा निकालनी है, तो हमें यह समझना है कि विद्युत स्थित ऊर्जा क्या होती है। तो हम समझ गए, हमारे द्वारा इस बल के विरुद्ध जो कार्य किया गया है वही इस आवेश में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो हमें यहाँ पर देखो कार्य निकालना है, और हम ये पढ़ चुके हैं W बराबर होता है आवेश इंटू विभव। कार्य बराबर आवेश इंटू विभव, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है ये, और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव होगा, और इस विभव की वजह से और हमें इस आवेश पर क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो यहाँ पर विद्युत स्थित ऊर्जा निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य। और कार्य के लिए सूत्र कौन सा अप्लाई करेंगे हम, W बराबर आवेश इंटू विभव। समझ में आ रही है आपको। जैसे गुरुत्वीय बल के लिए हमने W बराबर बल F इंटू डी लिया था, तो यहाँ पर ये है। तो एक तो हमें आवश्यकता होगी विभव की, और दूसरा किसकी होगी, आवेश की। हम विभव पहले पढ़ चुके हैं, तो हम आसानी से विभव निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम निकाल लेंगे कार्य। तो आप सबसे पहले ये हेडिंग डाल लीजिए, आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इसके बाद हम विद्युत स्थित ऊर्जा की परिभाषा लिखेंगे, जिससे हमें आगे के टॉपिक समझ में आ जाएं। 3-4 टॉपिक है स्थित ऊर्जा के, इसी से क्लियर हो जाएंगे। यानी आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना है, कार्य। तो आप नोट कीजिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को लाने में क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है वह उस आवेश में, वह उस आवेश में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही आवेश की विद्युत स्थित ऊर्जा कहलाती है। यही आवेश की
विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो देखो ये परिभाषा क्लियर हो गई। अब हमें ऊर्जा निकालनी है तो हम एक सूत्र लिख लेते हैं, W बराबर आवेश इंटू विभव। तो पहले विभव ज्ञात कर लेंगे और फिर जिस आवेश को हम ला रहे हैं, ठीक है, उसका गुणा इस विभव से कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्य। और जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी विद्युत स्थित ऊर्जा को U से लिखेंगे तो U बराबर हो जाएगा W। ठीक है, तो हमें इन दो सूत्रों पर फोकस करना है। तो आप इधर समझिए, आवेशों का निकाय दिया है उसने, टॉपिक ने। निकाय मतलब कम से कम एक से ज्यादा तो आवेश होंगे। देखो अकेला आवेश नहीं है, आप खुद ही सोच लो, उसने ये नहीं कहा है, आप खुद सोचेंगे इसमें कि एकल आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। वो कह रहा है आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा। तो इसी से हमको ये हिंट मिल रहा है कि आवेश कम से कम तो 2 होनी चाहिए हमारे निकाय में, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पहले हम 2 के लिए स्थित ऊर्जा निकाल लेंगे और इसके बाद हम निकाल लेंगे 3 के लिए। तो जब हम 2 या 3 के लिए निकाल सकते हैं तो n आवेशों के निकाय के लिए भी हम आसानी से विद्युत स्थित ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको लिखा देंगे। मान लो हमारे निकाय में 2 आवेश हैं। एक मान लेता हूं मैं आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, और ये दोनों किस दूरी पर रखे हैं, मान लो R दूरी पर रखे गए हैं। 2 आवेशों का निकाय, एक Q1 आवेश है और दूसरा आवेश कौन सा है, Q2 आवेश है, और इन दोनों आवेशों को कितनी दूरी पर रखा है, R पर। देखो ये कंसेप्ट आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। या यहां से आप स्थित ऊर्जा समझ गए तो स्थित ऊर्जा का कोई भी न्यूमेरिकल हो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो टारगेट हमारा क्या है, W, और W ही हो जाएगा U। तो W निकालने के लिए आवेश चाहिए और क्या चाहिए, विभव। तो देखिए सबसे पहले हम Q1 आवेश को रखेंगे, ठीक है। तो जब हम Q1 आवेश को यहां पे रखेंगे तो इसका विरोध करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि आवेश पर बल कौन लगाता है, आवेश, और पहले से हमारे पास कोई आवेश मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं इस आवेश को कहीं भी मैं रखूं तो कोई विरोध नहीं होगा, किसी भी विद्युत बल के विरुद्ध कार्य नहीं करना है, अतः कार्य 0 होगा। तो इस आवेश में संचित ऊर्जा भी क्या होगी, 0 होगी। यानी Q1 आवेश की विद्युत स्थित ऊर्जा क्या होगी, 0। लेकिन शर्त है इसकी कि पहले से बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए। यदि पहले से बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इस आवेश को हम रखेंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो ऊर्जा भी हमारी क्या होगी, 0। लेकिन जब हम इसको रख देंगे तो ये स्मॉल r दूरी पर और विभव उत्पन्न करेगा। हम पढ़ चुके हैं, देखो पुराने टॉपिक किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। बिंदु आवेश है, r दूरी पर बिंदु आवेश की वजह से क्या उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा, और हम उसका सूत्र जानते हैं, B बराबर होगा, देखो K, आवेश का नाम Q1 और बटे उनके बीच की दूरी। यानी इस बिंदु पर जहां मैं Q2 आवेश को रखूंगा उस बिंदु पर विभव का मान कितना है, B बराबर K Q1 अपॉन R। अब आप देखिए, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब मैं Q2 आवेश को ला रहा हूं
और उस Q2 आवेश को मैं इस बिंदु पर रखता हूं, तो जैसे ही हम इस बिंदु पर रखेंगे ये आवेश उसका क्या करेगा, विरोध, क्योंकि इस आवेश से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और विद्युत क्षेत्र Q2 आवेश पर विद्युत बल आरोपित करेगा और वो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण प्रकार का। धनावेश को ला रहे धनावेश के पास, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव। और यदि ऋणावेश को ला रहे हैं तो ये Q1 आवेश उस ऋणावेश को क्या करेगा, आकर्षित, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि हमें कार्य करना नहीं पड़ा, अपने आप ही कार्य हो जाएगा, स्वयं Q2 आवेश Q1 की ओर खिंचता हुआ चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब धनावेश Q2 को ही मैं ला रहा हूं यहां पर, तो ये उसका विरोध करेगा और उस विरोध के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य, और वो कार्य ही स्थित ऊर्जा में बदल जाता है। तो मैं जैसे मान लो यहां पर रख देता हूं Q2 को, तो अब कार्य होगा, देखो कार्य बराबर होता है आवेश इंटू विभव, हम पढ़ चुके हैं, तो ये आवेश हो जाएगा इंटू यहां पर हो जाएगा विभव। तो आप आवेश का मान लिखिए, देखो किस पर कार्य करना पड़ रहा है हमको, आप ध्यान से देखिए, इसको लाने में कार्य करना पड़ा था, तो यहां पर आवेश भी कौन सा आएगा, ये Q2 आएगा। भाई Q1 को लाने में थोड़ी कार्य करना पड़ा, इस Q1 की वजह से इसको लाने में कार्य करना पड़ा, तो यहां पर आवेश तो हो जाएगा Q2 इंटू आ जाएगा विभव, जिस बिंदु पर हम ला रहे हैं उस बिंदु पर विभव कितना है, तो यहां पर आ जाएगा V और इसका नाम हो जाएगा समीकरण नंबर 2। आप देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा अब क्या करना है, स्वयं कह देता है ये। यानी मुझे कार्य यदि निकालना है तो समीकरण 1 से और यहां पर B का मान रखना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं आगे, समीकरण 1 से W बराबर हो जाएगा Q2 इंटू B का मान हो जाएगा K Q1 अपॉन R। और हम जानते हैं, देखो कार्य ही किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ये आ जाएगा U बराबर आ जाएगा W, या U बराबर आ जाएगा, इसको सही करके लिख लेते हैं हम, K Q1 Q2 अपॉन R, या इसको मैं लिखना चाहूं तो देखो K का मान Q1 Q2 बटे K का मान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, और इसका नाम हो जाएगा समीकरण नंबर 3। यानी हमारी जो विद्युत स्थित ऊर्जा है, अब आप देख सकते हो विद्युत स्थित ऊर्जा का सूत्र ये प्राप्त हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R। कूलम बल जो आपको मालूम था उसमें सिर्फ इस दूरी का क्या आता था, स्क्वायर, तो बस वो स्क्वायर हटा दो, बिल्कुल सेम सूत्र है वो। बल निकालना है तो यहां दूरी का स्क्वायर हो जाता था, स्थित ऊर्जा निकालनी है तो यहां पर इसका स्क्वायर नहीं होगा। और एक क्या खासियत है इसकी, आप देखिए ये जोड़े में आ रहे हैं, हम यहां पर देख सकते हैं, देखो Q1 और Q2 आवेश का सिर्फ एक जोड़ा बन रहा है, तो एक जोड़ा बन रहा है तो स्थित ऊर्जा भी हमें एक ही प्राप्त हुई है, U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। यानी ये सूत्र कह रहा है कि यदि तुम्हें जोड़े बनाने आ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, जिन आवेशों का जोड़ा बनता है उनका गुणनफल लिख दो, उनके बीच की दूरी नीचे लिख दो,
और इसका गुणा किससे कर दो, K से कर दो, तो यहां पर विद्युत स्थित ऊर्जा का सूत्र आ जाएगा। तो आज के बाद ध्यान रखना, विद्युत स्थित ऊर्जा जब भी आ जाए तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि हम जिस आवेश को ला रहे हैं तो हमें उस आवेश पर धनात्मक कार्य करना पड़ रहा है या ऋणात्मक। अब देखो, धनात्मक और ऋणात्मक कार्य मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। यदि हमारे द्वारा जो किसी वस्तु पे बल लग रहा है और उस वस्तु में जो विस्थापन हो रहा है दोनों एक ही दिशा में हों, हमारे द्वारा लगाया गया बल और उस वस्तु का विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हों, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यदि दोनों अलग अलग दिशा में हों तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस Q1 आवेश के द्वारा बल लग रहा था इधर, इस दिशा में, और मैं इस Q2 को लेके गया हूं इधर। तो इस Q2 आवेश में जो बल है, ठीक है, Q1 आवेश की वजह से वो इसके क्या लग रहा है, विपरीत। तो इस विपरीत बल के विरुद्ध मुझे जबरदस्ती इसको ले जाना पड़ेगा। तो जबरदस्ती ले जाना है तो मुझे कार्य करना पड़ेगा, अपने आप कार्य होगा नहीं। यानी Q2 आवेश स्वयं नहीं जाएगा, स्वयं तो देखो ये धक्का देगा इसको, तो स्वयं तो इधर जाएगा ये। तो हम कह सकते हैं जब मुझे ले जाना पड़ा इसको तो कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये स्वयं जाता तो कार्य कैसा हो जाता, नेगेटिव। आप सिंपल इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। दोनों एक ही दिशा में हो तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, विपरीत दिशा में हो तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो जैसे मेरे पास ये आवेश है तो मैं इस आवेश को इधर लेके जा रहा हूं, तो मेरे द्वारा लगाया गया बल भी इधर दिशा में है और इसमें विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, तो ये कार्य होगा पॉजिटिव। और उल्टा हो तो वो कार्य कैसा होता है, नेगेटिव। या आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो इसको। यहां पर देखिए, दो कंडीशन हो सकती है। यदि Q2 आवेश नेगेटिव है और Q1 आवेश कैसा है, पॉजिटिव, तो ये Q1 आवेश इस Q2 आवेश को स्वयं खींच लेगा, हमें इसको ले जाना नहीं पड़ेगा। तो हम स्वयं गया आवेश, हमको ले जाना नहीं पड़ा, यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य। हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ा, कार्य अपने आप हो गया। तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव, ठीक है। और यदि ये होता पॉजिटिव तो ये धनावेश इस धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और हम इसको जबरदस्ती लेके जा रहे हैं तो हमारे द्वारा कार्य करना पड़ेगा इस आवेश पर। तो वो कार्य ही इसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, इकट्ठा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कार्य हो जाएगा। तो आप नोट कर लीजिए इसको। मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए। माना किसी निकाय में दो आवेश Q1 व Q2 हैं। माना किसी निकाय में दो आवेश Q1 व Q2 हैं, जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं। जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं। हमें इस
निकाय की हमें इस निकाय की विद्युत स्थित ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब आप एक चित्र बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर चित्र बनाने के बाद आप लिखिए Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर Q1 आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव निम्न होगा। और आप इसमें लिख लीजिए B बराबर KQ1/R, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 लिखने के बाद आप नोट कीजिए Q2 आवेश को स्मॉल Q2 आवेश को Q1 आवेश से स्मॉल r दूरी पर रखने में किया गया कार्य और आप ये नोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा W बराबर आवेश इंटू विभव या W बराबर Q2 इंटू V, समीकरण 2। और यहां मान रख देंगे समीकरण 1 से, तो ये आ जाएगा, देखो W बराबर Q2 गुणा KQ1/R। या इसको हम सही करके लिखें तो यहां पर ये आ जाएगा KQ1 Q2/R। यहां तक आप लिख लीजिए और फिर इसके नीचे एक लाइन लिखनी है जो इसको बताएगी कि W ही किसके बराबर होता है, U के। तो आप इसके नीचे लिखिए यहां पर, परंतु हम जानते हैं कि आवेश पर किया गया कार्य ही उसकी विद्युत स्थित ऊर्जा के बराबर होता है, अतः U बराबर हो जाएगा W। और फिर ये समीकरण 3 नोट कर लेना आप, ठीक है। ये लिखने के बाद और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसके नीचे एक लाइन लिख लो, समीकरण 3 दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। क्लियर। आप देखिए यहां से वो क्या क्या आपसे पूछ सकता है और हमको क्या चीज आनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो सूत्र याद हो ही जाएगा आसानी से, न्यूमेरिकल आता है सीधा सूत्र बेस पर। तो यदि स्थित ऊर्जा पूछ रहा है तो हम इससे निकाल सकते हैं। क्लियर।
एक यहाँ पर देखिए, वो आपसे कोई निकाय बनवाएगा और फिर पूछेगा वो कि स्थित ऊर्जा इस निकाय की बढ़ रही है या घट रही है। तो देखिए ये Q1 आवेश है और दूसरा ये Q2 आवेश है। दोनों यदि समान प्रकृति के हैं तो समान प्रकृति के आवेशों को जब हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो एक दूसरे के पास जब इनको लाया जाता है तो एक दूसरे के पास लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। इसको मैं इसके पास लेके जा रहा हूं और इसको भी इसके पास, तो दोनों आपस में प्रतिकर्षित करेंगे और इस प्रतिकर्षण के बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो इनकी जो स्थित ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, यानी इस निकाय की स्थित ऊर्जा में आवेशों को पास लाने से वृद्धि होती है। अब यदि वो कहे कि इन आवेशों को जो सजातीय प्रकृति के हैं इनको दूर ले जाएं हम, तो आप बता सकते हो, देखो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो ये अपने आप ही दूर चले जाएंगे, हमें इनको जबरदस्ती दूर ले जाना नहीं पड़ेगा, तो हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं होगा, अतः हम कह सकते हैं इनकी स्थित ऊर्जा क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, हमारे द्वारा इस स्थिति में कार्य कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि आवेश स्वयं कार्य करेगा। यहां पर तो आवेश पर कार्य किया जाता है और यहां आवेश स्वयं कार्य करता है, तो ये तो कार्य होगा, यहां पर W लिख देता हूं मैं, पॉजिटिव, और यहां पर जो W हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। यहां आवेश पर कार्य हो रहा है, आवेश पर, और यहां आवेश स्वयं कार्य कर रहा है, आवेश स्वयं। तो मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं कि जब आवेश पर कार्य किया जाता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, और जब आवेश स्वयं कार्य करता है तो वो कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसकी जो स्थित ऊर्जा है इस स्थिति में कम हो जाएगी। तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि सजातीय आवेशों को पास लाने पर स्थित ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है, जबकि सजातीय आवेशों को दूर ले जाने पर स्थित ऊर्जा में क्या होती है, कमी। अब हम देख लेते हैं, मान लो विजातीय आवेश हैं, एक आवेश तो धन का है और दूसरा आवेश ऋण का है, तो इन दोनों आवेशों को यदि पहली स्थिति में एक दूसरे के पास लाएंगे तो आवेश स्वयं पास आ जाएंगे, यहां हमको इनको ले जाना नहीं पड़ेगा, तो ये स्वयं पास आएंगे। तो हम कह सकते ये स्वयं पास आए तो इस निकाय की ऊर्जा घट जाएगी, यानी इनका जो U होगा वो कम हो जाएगा। और यदि इनको दूर लेके जाएं हम, तो देखो दूर ले जाने पर क्या घटना घटित होगी, ये अपने आप दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण का, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो यदि इनको दूर ले जाना है तो दूर ले जाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, और ये कार्य ऊर्जा में बदल जाएगा। तो पहले जितनी इसकी स्थित ऊर्जा थी, अब हमारे द्वारा जो कार्य किया गया वो और जुड़ जाएगा उसमें, वो भी ऊर्जा में चेंज हो गया। तो आप सोच सकते हो कि पहले जितनी ऊर्जा थी अब उससे और बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्थित ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आप ये नोट कर लेना और उसके बाद मैं इसको हिंदी में आपको लिखा देता हूं। इसको नोट कर लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि किस निकाय की स्थित ऊर्जा में वृद्धि होती है और किसी निकाय की स्थित ऊर्जा में क्या होती है, कमी।
तो आप लिखिए इसमें जब दो सजातीय आवेशों को एक दूसरे के एक दूसरे के पास लाया जाता है तो आवेशों पर कार्य किया जाता है जिससे निकाय की स्थित ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे निकाय की स्थित ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। आप कुछ भी लिख लो, बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। और यदि सजातीय आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाया जाता है तो आवेश स्वयं कार्य करते हैं जिससे निकाय की स्थित ऊर्जा घट जाती है, आप एक मिनट समझ लीजिए। देखो, हमारा जो निकाय था उसमें दोनों आवेश थे, Q1 और Q2। यदि इस निकाय में स्थित कोई भी अवयव काम करता है, कण कार्य करता है, तो वो कार्य ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस निकाय की ऊर्जा क्या हो जाएगी? खर्च। तो हम कह सकते हैं निकाय की ऊर्जा जब खर्च हो जाएगी तो ऊर्जा में क्या आ जाएगी? कमी। और यदि निकाय का कोई भी अवयव कार्य नहीं करता, बाहर से कोई कार्य करता है, तो बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य इसकी स्थित ऊर्जा में क्या कर देता है? वृद्धि, क्योंकि वो इसको ऊर्जा देगा। तो यहां पर बाह्य कार्य हो रहा था इसलिए स्थित ऊर्जा बढ़ गई। यहां पर निकाय के अवयव स्वयं कार्य कर रहे हैं तो ऊर्जा खर्च हो गई और जिससे स्थित ऊर्जा में क्या आ जाती है? कमी। अब दूसरी लाइन में आप लिखिए इसके बारे में, विजातीय आवेशों को यदि एक दूसरे के पास लाया जाए, विजातीय आवेशों को यदि एक दूसरे के पास लाया जाए तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा घट जाती है और यदि विजातीय आवेशों को एक दूसरे के विरुद्ध लिया जाए, यदि विजातीय आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाया जाए तो आकर्षण बल के विरुद्ध आवेशों पर
कार्य करना पड़ता है, जिससे स्थित ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अब 2 के बाद हम एक 3 आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप उसमें लिख लीजिए त्रिबिंदु आवेशों की निकाय की स्थित ऊर्जा निम्न प्रकार। त्रिबिंदु आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है। निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है। आप देखो 3 से ज्यादा भी दे दे तो हम आसानी से उस निकाय की स्थित ऊर्जा निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आवेशों के जोड़े बनाने आ गए। जितने आवेशों के जोड़े बनेंगे उतनी ही स्थित ऊर्जा होगी, और उन सभी स्थित ऊर्जाओं का हम क्या कर देंगे, योग। क्योंकि स्थित ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से टोटल U बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। मैं आपको समझा चुका हूं, अदिश राशि है तो सामान्य बीजगणित की तरह जोड़ दो, और अदिश राशि है, सदिश राशि है तो उसका जोड़ कैसा हो जाएगा, सदिश की तरह। तो मान लो मेरे पास 3 आवेशों का एक निकाय है। चित्र बना लेते हैं। ये Q1 आवेश है। तो मैंने पहले ही समझाया था कि जैसे ही मैं Q1 आवेश को रखूंगा तो इसका विरोधी कोई नहीं है, क्योंकि पहले से आवेश मौजूद नहीं है, विद्युत क्षेत्र पहले से नहीं है, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो इसको लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अब मान लो मैं इस Q2 आवेश को ला रहा हूं यहां पर, और ये कितनी दूरी पर ला रहा हूं, ये R12 दूरी है। तो इसको लाने में, और ये क्या करेगा, विरोध करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य। और यदि मैं एक तीसरे आवेश को ला रहा हूं जो Q2 आवेश से कितनी दूरी पर है, इस दूरी को मान लेते, देखो दूरी R, ये भी R, ये 1 है और ये 2 है, तो इनकी बीच की दूरी को मान लिया हमने R12, इसका नाम Q3 है। तो आप कह सकते हो इस दूरी को मान लूंगा मैं R23, और ये दूरी हो जाएगी, या तो इसे आप 31 लिख लो, और या हम इसे कह सकते हैं 13। क्लियर? अब आप देख लो 3 आवेश हैं तो हमारे पास कितने जोड़े बन जाएंगे, एक Q1 और Q2 का जोड़ा, दूसरा जोड़ा बन जाएगा Q2 और Q3 का, और तीसरा हमारे पास जोड़ा हो जाएगा Q1 और Q3 का। तो हमारे पास सिर्फ 3 जोड़े बनेंगे, ना 3 से कम और ना 3 से ज्यादा। तो हमारे पास 3 स्थित ऊर्जा प्राप्त होंगी, और तीनों का हम क्या कर देंगे, जोड़, और हमारे तीनों बिंदु आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी। और स्थित ऊर्जा का हमें यही ध्यान रखना है। अब तो हम सीख चुके हैं, अब हमारे पास एक सूत्र आ गया, U बराबर K लिखना है, दोनों आवेशों को लिखना है Q1 और Q2, और उनके बीच की क्या लिखनी है, दूरी। देखो इसलिए आसान है वास्तव में, आप देखो खुद ही निकालना सीख जाओगे। जैसे हमने विद्युत स्थित ऊर्जा ली थी, तो विद्युत स्थित ऊर्जा हमने कहां से प्राप्त की, देखो हम कक्षा 9th में जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, यह सूत्र पढ़ा है हमने।
तो फिर कक्षा 11वें में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा भी कार्य आया था, और इसी कार्य को अब हमने चेंज कर दिया है। यहां पर आवेशों के बीच में जो कार्य आ रहा है उसमें सूत्र बदल कर क्या हो गया, W बराबर Q इंटू बी। और ये विभव की परिभाषा में भी हेल्प कर रहा है, यानी V बराबर, इसी सूत्र से हम निकालेंगे V बराबर, तो Q नीचे चला जाएगा और ये आ जाएगा W अपॉन Q। इसको एकांक धनावेश ले लो आप, इसका परिमाण कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और ये धनावेश होना चाहिए, जिसे यहां पर नेगेटिव नहीं आए। समझ रहे हो मेरी बात? धनावेश क्यों ले रहे हैं? 1 इसलिए ले रहे हैं कि ये नीचे से हट जाएगा, और धन इसलिए ले रहे हैं कि यहां पर ये नेगेटिव नहीं आएगा। तो हमारे लिए अच्छी चीज कौन सी होती है, धन। तो ये हो जाएगा V बराबर W, और यही मैंने आपको शुरू में परिभाषा बताई थी, यानी एकांक धनावेश पर किया गया कार्य ही विभव के बराबर होता है, और कार्य ही किसके बराबर होती है, ऊर्जा के। तो आप देख रहे हो, ये टॉपिक भी हमने इसी से निकाला है, कार्य से, ठीक है। और कार्य का ये सूत्र है, तो यहां भी आपकी हेल्प कर रहा था, अब यहां भी हेल्प करेगा। इससे अब हमें एक नया सूत्र मिल गया जो जाना पहचाना ही है, और कूलाम के नियम में आया था, बस मामूली सा अंतर है, R का स्क्वायर नहीं हो रहा है यहां पर, क्योंकि बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और यहां पर ये स्थित ऊर्जा है, तो ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम इस सूत्र का यूज करके इसने कहा है कि आसानी से स्थित ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब आपको ज्यादा याद भी नहीं रखना, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। यानी आपने मन में ये बैठा लेना, विद्युत स्थित ऊर्जा क्या होगी, आवेश के विरुद्ध यदि कार्य, आवेश पर जो बल लग रहा है विद्युत बल, उसके विरुद्ध यदि हमें कार्य करना पड़ा, तो वो किया गया कार्य किस में बदल जाएगा, विद्युत स्थित ऊर्जा के रूप में। तो अब उसके लिए ध्यान रखना ये सूत्र, W बराबर Q इंटू V, तो इससे हाथ पड़ जाएगा हमको ये स्थित ऊर्जा। और अब इस सूत्र का अप्लाई हम यहां पर कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इस चित्र को बना लेना, ठीक है। और इसको देखो निकालेंगे कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं इस Q2 आवेश को रखूंगा, तो Q2 आवेश को रखने में मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य, और कार्य के लिए देखो ये स्थित ऊर्जा हो जाएगी Q2 आवेश पर किया गया कार्य या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये हो जाएगा देखो, U बराबर U1 मान लेते इसको, U1 की Q1 Q2 अपॉन दूरी आएगी इस सूत्र से, तो दूरी कितनी यहां पर R12 आ जाएगा। इसी प्रकार हम किस पर निकाल सकते हैं, Q3 आवेश को Q3 आवेश पर किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा, वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा, देखो ये हो जाएगी। यहां पर Q3 का विरोध Q2 भी कर रहा है, ठीक है, और Q1 भी कर रहा है। तो हम यहां पे लिखते हैं Q1 के विरुद्ध तो इसके विरुद्ध करना पड़ेगा, इसको मान लेता हूं मैं
U2, तो U2 बराबर हो जाएगा, देखो इसके विरुद्ध देख रहे हैं हम, तो K आता है, आवेश आ जाएगा Q1, दूसरा आवेश आ जाएगा Q3 और अपॉन आ जाएगी इनके बीच की दूरी R13। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब देख लेते हैं Q2 के विरुद्ध, तो ये हो जाएगी U3, यहां पर K आएगा, पहला आवेश Q2, दूसरा आवेश Q3 और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी R23। इसका नाम हो जाएगा समीकरण नंबर 3। यानी Q1 की वजह से तो एक ही ऊर्जा निकली, वो Q2 पर तो हमें इतनी ही ऊर्जा निकली है U1, क्योंकि Q2 का विरोध कौन कर रहा था, ओनली एक आवेश था विरोध करने वाला Q1। लेकिन Q3 के विरोधी दो हो जाते हैं, Q1 भी इसका विरोध करता है और Q2 भी विरोध करता है। तो Q1 विरोध करता है तो कितना कार्य करना पड़ता है, ये, तो स्थित ऊर्जा हो गई ये। यदि Q2 विरोध करता है तो स्थित ऊर्जा हो जाएगी ये। तो इस निकाय की कुल ऊर्जा, इस निकाय की कुल ऊर्जा हो जाएगी, इस निकाय की कुल ऊर्जा U बराबर हो जाएगा, देखो U1 प्लस U2 प्लस U3। बताया था आपको अध्यारोपण के सिद्धांत से, अदिश है ये जुड़ जाएंगी, मान रख दो, ये समीकरण 4 हो जाएगा। तो U1 U2 एवं U3 के मान रखने पर, U1 U2 एवं U3 के मान रखने पर ये आ जाएगा U बराबर, U1 का मान रखिए K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q2 Q1 है, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस U3 देख लो ये रहा, K Q2 Q3 अपॉन आ जाएगा R23। ठीक है, अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन आ जाएगा यहां पर। तो इनमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ जाएगा, बाकी सब तो अलग अलग हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं अगले स्टेप में U बराबर आ जाएगा K और भीतर कोष्टक में रह जाएगा, देखो Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 और यहां पर आ जाएगा R23। आपके का मान लिख लीजिए, देखो बड़ा लिख देता हूं मैं। तो U बराबर आ जाएगा अगले स्टेप में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर हो जाएगा ये सेम उतार लो, R12 Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। देखो अब तो वास्तव में खेलना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सिर्फ एक सूत्र याद रखना है, ये जितने जोड़े बने, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, ठीक है, तो आसानी से ये आ जाएगा। तो आप इसमें नोट कर लीजिए, ठीक है। जब Q2 आवेश को, आप चित्र बना लेना और चित्र के बारे में बाद में लिखना है, जब Q2 आवेश को Q1 आवेश से R12 दूरी पर
R12 दूरी पर रखते हैं तो ये आपको उतार लेना है समीकरण 1। रखते हैं तो ये लिख लेना Q2 आवेश पर किया गया कार्य या विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये हो जाएगा समीकरण 1। Q2 आवेश पर किया गया कार्य या विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और ये लिख लेंगे आप समीकरण 1। जब समीकरण 1 लिख लो तो फिर आपको नोट करना है, जब Q3 आवेश को Q1 आवेश एवं Q2 आवेश से Q1 आवेश एवं Q2 आवेश से Q1 एवं Q2 आवेश से क्रमशः R13 और R23 दूरी पर रखा जाता है, तो आप इसे उतार लेना। ठीक है, यहां से ये पूरा उतार लेना। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 4 हो चुके हैं, और इसको नाम दे देते हैं हम, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5, ये लास्ट वाला। ठीक है, तो अब यहां से उतार लेना आप, यहां से लेकर ये पूरा यहां तक। ठीक है।